Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Can you hear me clearly? Please let me know so that we can start our class. Yes, miss. ठीक है. आ, कल हम डिस्कस कर रहे थे लम्प सिस्टम और हमने एक न्यूमेरिकल किया था. आज हम दोबारा से उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा रिकैप करेंगे ताकि फिर हम जो डिस्कशन वाला पॉइंट था हम उसको दोबारा से देख सकें. ठीक है. न्यूमेरिकल सिंपल था. हमारे पास एक बॉल बियरिंग था, उसको हमें जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 था. तो हमें मालूम करना था कि कितने टाइम में जो है बॉल बियरिंग हमारे पास 200 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा. ठीक है. तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कांस्टेंट है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर. ठीक है. अब हमने हमने कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, हमने वेदर लम्प सिस्टम यूज़ करना है या हमने अलग से कन्वेक्शन और फिर कंडक्शन के फॉर्मूलाज लगा के हीट रेट मालूम करना है और उससे टाइम मालूम करना है, ये करना है, या हम डायरेक्टली लम्प सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. हमें ये चीज़ पहले आइडेंटिफाई करनी है. तो लम्प सिस्टम मालूम करने के लम्प सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें बियट नंबर मालूम करना पड़ता है, और बियट नंबर के लिए हमारे पास हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मालूम करनी पड़ती है. अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के ऊपर आ जाते हैं. हमारे पास बॉल बियरिंग थी तो वो स्फीयर थी, तो हमारे पास जो लम्प सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होती है वो हमारे पास रेशियो होती है वॉल्यूम ओवर सरफेस एरिया. ठीक है. तो हमने वॉल्यूम मालूम किया अपनी बॉल बियरिंग का बाय यूजिंग द डायमीटर, और हमने इसी तरीके से सरफेस एरिया मालूम किया अपने बॉल बियरिंग का बाय यूजिंग द डायमीटर, और फिर हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मालूम कर ली. आफ्टर कैलकुलेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमने क्या किया, बियट नंबर मालूम किया बाय यूजिंग द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है. ये थर्मल कंडक्टिविटी और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको पता है, आपको अपेंडिक्स यूज़ करने हैं और वहाँ से आपने कैलकुलेट करनी है. थर्मल कंडक्टिविटी आप बॉल की यूज़ करेंगे और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आप एयर का लेंगे. ठीक है. आई थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बीएट नंबर मालूम कर लिया आपने. अब बीएट नंबर की हम जो लम्प सिस्टम का क्राइटेरिया है हम वो देखेंगे कि वेदर जो बीएट नंबर हमारे पास आया है वो लम्प सिस्टम के क्राइटेरिया को क्या कहते हैं ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा. तो हमारे पास क्राइटेरिया था कि हमारे पास बीएट नंबर की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0.1 होनी चाहिए. तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो वैल्यू थी वो लेस देन 0.1 थी. तो इसका मतलब ये हम लम्प सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. जो हमारे पास एरर आएगा थोड़ा बहुत वो हमारे पास नेग्लिजिबल होगा. ठीक है. अब लम्प सिस्टम जब हम यूज़ करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो हमारे पास बराबर होता है एक्सपोनेंशियल टू द बी माइनस बी टी. ठीक है. अब हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है. बी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका यूनिट हमारे पास सेकंड इनवर्स है. बी कैसे मालूम करेंगे हम, एच इंटू सरफेस एरिया डिवाइड बाय डेंसिटी वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये सारे हमारे कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं. अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप लिटरेचर से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. जो एरिया और वॉल्यूम है वो आपके पास गिवन होगा. अगर डेंसिटी ना गिवन हो, आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना गिवन हो, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ना गिवन हो, तो यू कैन लुक इनटू द लिटरेचर फॉर इट. ठीक है. इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. बुक के आपके एंड के अपेंडिक्स में सारी वैल्यूज मिल जाएंगे. आपको पता है आपको कौन सा अपेंडिक्स देखना है और कहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब हमने अपनी बी की वैल्यू मालूम कर ली. फिर लम्प सिस्टम का जो हमारे पास हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमने उसके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, और हमने अपना टाइम मालूम कर लिया कि कितने टाइम में हमारे पास जो बॉल है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी. तो हमारे पास वो 15 मिनट आ गया था. ठीक है. इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं. बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था. इतना सबको कल समझ आ गया था ताकि हम आगे इसकी डिस्कशन के बारे में बात करें. यस मिस. कोई इशू तो नहीं है लम्प सिस्टम के अंदर अब तक, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो. नो मिस, क्लियर. ठीक है. अब हम डिस्कशन की बात करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो डिस्कशन है ये हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. अब हमारे पास एक बॉल है, इसका इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से टी आई है. ठीक है. और हमारे पास जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हमने उसको डिनोट कर दिया टी इन्फिनिटी से. तो हमारे पास जो सराउंडिंग से बॉल का टेम्परेचर जो चेंज आ रहा है या जो सराउंडिंग से बॉल के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये वाइस वर्सा. ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे पास सराउंडिंग से बॉल के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी. जो हमने ऊपर वाला न्यूमेरिकल किया था उस न्यूमेरिकल के अंदर बॉल से हीट हमारे पास ट्रांसफ़र हुई थी टू द सराउंडिंग, क्योंकि बॉल का टेम्परेचर ज़्यादा था और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था. ठीक है. तो डायरेक्शन आपकी बताए, टेम्परेचर आपको बताएगा कि आपकी हीट की डायरेक्शन क्या है हीट ट्रांसफ़र की.
तो हमारे पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको हमने T इन्फिनिटी से डिनोट कर लिया। अब आप देखें कि हमारे पास T इन्फिनिटी से Ti हमारे पास है, हमें अचीव करना है, या Ti से T इन्फिनिटी अचीव करना है। तो इसके अंदर कितनी तरह की रेजिस्टेंस आ रही है, हमने कंडक्टेंस जब पढ़ी थी, कंडक्टिविटी, तो हमने पढ़ा था कि कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, जितनी नंबर ऑफ वॉल्स हमारे पास इंक्रीज होती जाती हैं या जितना मटेरियल हमारे पास चेंज होता जाता है अलोंग द एक्स एक्सेस या अलोंग द डायरेक्शन, उतनी उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्लूड होती जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक मीडियम है बॉल का, तो एक हमारे पास रेजिस्टेंस बॉल की आ जाएगी, सेकेंड मीडियम हमारे पास था जो सराउंडिंग का मीडियम था, तो एक हमारे पास रेजिस्टेंस उसकी वजह से क्रिएट होगी। ठीक है, अब लेट्स से मैंने कह दिया जो हमारे पास सराउंडिंग से बॉल की सरफेस तक जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी उसको मैंने, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन थी, तो मैंने उसको कह दिया आर कन्वेक्शन, यानी रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन। और जो हमारे पास बॉल की सरफेस से लेकर बॉल के कोर तक जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो ड्यू टू कंडक्टेंस है, मटीरियल। ठीक है, तो मैंने उसको नाम दे दिया आर कंडक्टेंस। अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन और रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, तो अगर इस न्यूमेरिकल का फर्दर जो है आप क्या कहते हैं मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर है वो बेसिकली किस उसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, वेदर फ्रॉम द मीडियम टू द सरफेस हो रहा है, यानी ड्यू टू कन्वेक्शन हमारे पास हीट ट्रांसफर ज़्यादा है, या वेदर क्या कहते हैं हमारे पास जो हीट ट्रांसफर है वो फ्रॉम द सरफेस टू द कोर ज़्यादा है। तो आप वो कैसे मालूम करोगे, वो आप मालूम करोगे बाय कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस की रेजिस्टेंस आपको पता है 1/2πd के। ठीक है, अगर आप रेडियस वाला डायमीटर को रेडियस से रिप्लेस कर दोगे तब भी फॉर्मूला आपका इसी तरीके से कुछ होगा। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आपने अपने रेजिस्टेंस मालूम कर ली कि कंडक्टेंस की वजह से कितनी रेजिस्टेंस है। तो हमारे इस जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो फ्रॉम द सरफेस टू द कोर जो हमारे पास हीट ट्रांसफर की रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन, वो हमारे पास थी 0.0371 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। ठीक है, अब इसी तरीके से हम मालूम करेंगे कि हमारे पास सराउंडिंग से सरफेस एरिया तक कितनी रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस क्या होगी ड्यू टू कन्वेक्शन। तो हम कन्वेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हुए अपनी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन हमारे पास क्या होती है 1/h इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने अब अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था और जो हमारे पास ए सरफेस एरिया था बॉडी का, हमने वो सब्स्टिट्यूट करके अपनी रेजिस्टेंस मालूम कर ली ड्यू टू कन्वेक्शन। कि हमारे पास जो हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर हमारे पास बॉडी की सरफेस है, उस टेम्परेचर के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस, उसके अंदर हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन आ रही है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो हमारे पास आ रही है 318.268 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। ठीक है, अब हमने मालूम कर लिया, हमने क्या किया, हमने लम्प सिस्टम यूज करके टोटल तो मालूम कर लिया था कि टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करें, उसको ब्रेक डाउन करें इनटू फ्रेगमेंट्स, कि हमारे पास कन्वेक्शन की वजह से और कंडक्शन की वजह से कितना हीट ट्रांसफर आ रहा है, कौन सा हमारे पास मेजर जो मोड है जो पार्टिसिपेट कर रहा है हीट ट्रांसफर के लिए, जिसके ऊपर जो है हमारे पास हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों आ गए हैं। हम क्या करेंगे, एक रफ आइडिया लेने के लिए, रफ स्केच लेने के लिए कि हमारे पास किसकी वजह से हीट ट्रांसफर ज़्यादा एफिशिएंटली हो रहा है, किस में, वेदर सराउंडिंग से सरफेस एरिया तक हमारे पास हीट ट्रांसफर एफिशिएंट है या सरफेस एरिया से विद इन द कोर हमारे पास हीट ट्रांसफर ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक रेशियो ले लेंगे। रेशियो हमारे पास क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा चीज़ों को। ठीक है, वैसे तो आपको इस इजीली पता चल रहा है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कंडक्शन की वो बहुत ही नेग्लिजिबल है 0.031, जबकि जो कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो हंड्रेड्स में वैल्यू है। तो आप इजीली बता सकते हो कि हमारे पास जो असल रेजिस्टेंस आ रही है हीट ट्रांसफर में वो आ रही है फ्रॉम टी इन्फिनिटी से लेके टी आई तक टी तक पहुंचने में। ठीक है, तो विद इन द बॉडी हमारे पास इतनी रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि आउटसाइड द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने अगर रेशियो ले लिया तो हमारे पास जो आया कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस
जो हमारे पास रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन, इसका जो रेशियो आया हमारे पास वो आया 8580। ठीक है, यानी ये आपको बता रहा है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन की वो 8000 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंडक्शन। यानी आपके पास जो हमारे पास जो असल जो हमारे पास डिफ़िकल्टी आ रही है हीट ट्रांसफ़र में, वो आ रही है हमारे पास ड्यू टू कन्वेक्शन। और जो विद इन द बॉडी हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो काफ़ी एफिशिएंटली हो रही है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द बॉडी। तो हमारे पास लम्प सिस्टम का क्राइटेरिया क्या होता है, हम बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी के अंदर हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र है वो काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, बॉडी के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब बॉडी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे पास टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी हमारे पास यूनिफॉर्म टेम्परेचर अचीव कर लेगा बॉडी। जितनी ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होगी उतनी देर से टेम्परेचर ग्रेडियंट एलिमिनेट होगा, उतनी देर से बॉडी यूनिफॉर्मिटी की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक और तरीका है हमारे पास लम्प सिस्टम को सेटिस्फाई करने का। जितनी कम हमारे पास कंडक्शन की रेजिस्टेंस होगी बॉडी लम्प सिस्टम को ओबे कर सकती है। अगर जितनी ज़्यादा हमारे पास कंडक्शन की रेजिस्टेंस होगी उतना हमारे लिए लम्प सिस्टम की एप्लीकेशन जो है इम्पॉसिबल है या लम्प सिस्टम यूज़ करना फजूल है। सही है, देयर वुड आप मतलब एरर मार्जिन हमारे पास बहुत ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को जो है मैं फिगर के थ्रू आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। जैसे हमने पहले बॉल वाली फिगर देखी थी कि बॉल थी और हमारे पास हमें टी से टी इन्फिनिटी टेम्परेचर अचीव करना था, सेम वही है हमारे पास बॉल है, टी से टी इन्फिनिटी अचीव करना है। अब आप ये देखिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस मैंने शो की है, मैंने कंडक्शन की रेजिस्टेंस कितनी कम शो की है क्योंकि हमारे पास जो कंडक्शन की वजह से रेजिस्टेंस है वो बहुत ही माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है, जबकि असल जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है वो ड्यू टू कन्वेक्शन आ रही है। तो मैंने कन्वेक्शन वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा शो की है इलेक्ट्रिकल डायग्राम के अंदर अपनी। ठीक है, तो आप जब भी लम्प सिस्टम डिस्कस करेंगे और अगर आप रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरली ड्रॉ करना है, क्लियरली शो करना है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन की वेदर ज़्यादा है या कंडक्शन की ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे। अगर रेशियो ना भी वैसे रेशियो से क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीज़ें। अगर आप रेशियो ना भी कैलकुलेट करो तब भी आप वैल्यूज़ देख के ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक डेसिमल में वैल्यूज़ है और एक 100 में वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि किसकी कंडक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? इलेक्ट्रिकल डायग्राम हमने पढ़ी हुई है तो आई थिंक कि इसके अंदर कोई मसला होना नहीं चाहिए आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल डायग्राम के अंदर लम्प सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या लम्प सिस्टम की रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। क्लियर है मैम। पक्का क्लियर है, समझ भी आ रही है चीज़ें या ऐसी? ठीक है, चलो फिर हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। अब ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, सेम वही पूरा प्रोसेस हमारा स्टेप्स होंगे जो आपने पिछले न्यूमेरिकल में किए थे कल। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक हमारे पास थर्मोकपल है। ठीक है, जंक्शन है, थर्मोकपल जंक्शन, वो स्फेयर है, उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है। अब वो हमारे पास उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इन्होंने दी है 35 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी डेंसिटी भी दी हुई है हमारे पास 8500 kg पर मीटर क्यूब। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है हमारे पास 320 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है इन्होंने हमारे पास गैस का 210 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें बताना है कि थर्मोकपल किस पॉइंट पे 99% रीड करेगा इनिशियल टेम्परेचर का। ठीक है, अब इसको इस तरीके से देखो पिक्चर के हिसाब से। ठीक है, ये हमारे पास थर्मोकपल है, बॉल है, इसका डायमीटर 1 मीटर है। अब एक हॉट गैस जो है यहाँ से फ्लो कर रही है। ऑब्वियसली बात है, जब हॉट गैस फ्लो करिए तो उसका कुछ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, उसका कोई टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब आपने जब हॉट गैस फ्लो कर रही है हमारे पास अक्रॉस दी जंक्शन, तो ये क्या होगा, बॉल भी हीट होगी। जब बॉल हीट होगी तो ऑब्वियसली बात है वो कोई टेम्परेचर अचीव करेगी। एक वक्त मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका इनिशियल टेम्परेचर टी हाई है, फिर जैसे जैसे विद टाइम उसका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम करना है कि किस पॉइंट पे ये 99% ऑफ दी दिस टेम्परेचर रीड करेगा।
टी इन्फिनिटी, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास लेट्स से अगर 100 है तो कब इस बॉल का टेम्परेचर 99 डिग्री पहुंच जाएगा। ठीक है, आपने ये मालूम करना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मालूम है। अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, बताइए। कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं, कल जो बॉल बेयरिंग वाला न्यूमेरिकल क्या था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। बायोट नंबर निकाल लें। इक्विवेलेंट लेंथ, जी रोल नंबर 32। इक्विवेलेंट लेंथ निकालेंगे। कौन सी लेंथ निकालेंगे? इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। ठीक सॉरी है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? फिर बायोट नंबर निकालेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसकी निकालेंगे हम? पेयर की जो जंक्शन है जिसके ऊपर डी बना हुआ है शायद। शायद स्फीयर की ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बॉल है जंक्शन की, थर्मोकपल की, वो हमारे पास हीट हो रही है। ठीक है, अगर पूरे जंक्शन के बारे में बात हो रही होती तो पूरे जंक्शन उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने सिर्फ बात की है जो थर्मोकपल जंक्शन पे लगा हुआ है, सिर्फ उसकी बात की है। ठीक है, तो जंक्शन के बारे में हम, जो जंक्शन है ये बॉल, इसकी सिर्फ हम बात करेंगे। इन्होंने सिर्फ इसको हीट किया। ठीक है, तो जो चीज़ हीट हो रही होगी सिर्फ वही बॉडी ली जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ हीट हो रही है तो हम यही वाली बॉडी लेंगे। ठीक है, तो मालूम कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मालूम कीजिए, बायोट नंबर मालूम कीजिए। आई एम वेटिंग, मुझे आंसर दीजिए। और रोल नंबर 2, रोल नंबर 67 के अलावा होना चाहिए आंसर। ठीक है, देयर शुड बी समवन एल्स हु वुड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट स्टार्ट कीजिए, मुझे डाटा पूरा बनाइए। मुझे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मालूम करके बताइए, बायोट नंबर मालूम करके बताइए क्या है। मैं रेंडमली रोल नंबर कॉल करूंगी एंड देन आई वांट द आंसर। गिविंग यू आई थिंक 4 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर यू टू सॉल्व इट। क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाएगा। मैं आप लोगों को डाटा वाली स्लाइड दिखा देती हूँ, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, जबकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, ये आप लोग का डाटा है। If you want question, then I can show you the question as well.
हुआ बेटा न्यूमेरिकल? कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आ रही हो? इफ़ मैं बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही हूँ तो मुझे बता दो, मैं कोशिश करूँगी मैं स्लो जाऊँ, या कोई भी और इश्यूज। न्यूमेरिकल हो रहा है सॉल्व? मिस वो क्वेश्चन दिखा दें, टेम्परेचर वाली कंडीशन देखनी है। ठीक है, रोल नंबर 8 गॉट योर आंसर। बाकी सब प्लीज बी क्विक। रोल नंबर 61, डिड यू सॉल्व इट? 61। रोल नंबर 61, show me your answer. "61, if you are present, please show me your answer, else I will mark you absent." "71, show me your answer." मिस इसमें टी इन्फिनिटी क्या है? बेटा अभी हम आते हैं टेम्परेचर पर। थोड़ा सा न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड है ना आगे जाकर, तो अभी मैं डिस्कस करती हूँ। सिंस 61 ने मेरे आंसर नहीं किया मुझे, तो आइंदा मैं उनकी कोई भी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। 61 से बोलेगा नेक्स्ट टाइम मेरी क्लास में ना आए, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है लेक्चर सुनना।
मिस आपका माइक म्यूट है। आई एम सॉरी। दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ, मुझे बता दिया कोई और प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मालूम करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम की जगह पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एरिया की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ गई। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम बीएट नंबर मालूम करेंगे। बीएट नंबर में हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की हमारे पास बीएट नंबर आ जाएगा। बीएट नंबर जो हमारे पास आया वो आया 0.001 विच इज़ लेस देन 0.1। तो हम इजीली लंप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लंप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं तो हमारे पास लंप सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, टी टू द फंक्शन ऑफ टाइम माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल्स टू ई माइनस बी टी। हमें टाइम मालूम करना है। टेम्परेचर इन्होंने हमारे पास दिया 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर, और हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है हमें बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। पहले हम बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू सरफेस एरिया डिवाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मैंने अपनी बी की वैल्यू मालूम कर ली विच वॉज 0.462 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लम्प सिस्टम के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला को देखते हैं। हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, टी मालूम करना है। ये हमारे पास गिवन नहीं है, ना हमारे पास टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ना हमारे पास टी इन्फिनिटी गिवन है, ना हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इन्होंने बस हमें एक कंडीशन दे दी है। वो कंडीशन क्या थी हमारे पास कि 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास जो हमारे पास ये वाला जो है ये 99% होना चाहिए इनिशियल टेम्परेचर का। तो यानी टी आई माइनस टी इन्फिनिटी क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास पूरा रेशियो होगा ये होना चाहिए 0.01। अच्छा, इसको इस तरीके से देखना, आप कभी भी परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज में आप क्या करते हो, ये आपके पास क्या होता है, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या होती है आपके पास, कितना आपके पास मैक्सिमम आपके पास हो रही है कोई भी चीज़, मैक्सिमम कितनी है, और ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, ये एक्चुअल और ये मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या हो गया हमारे पास, अगर इन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की बात करें हम, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या हो गया हमारे पास, जितना हमारे पास टोटल डिफरेंस आ रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना आएगा, सही है, कितनी मैक्सिमम हीट फ्लो करेगी, तो वो क्या होगा हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर माइनस हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अचीव कर सकती है बॉल या जंक्शन, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर सकता है, टी इन्फिनिटी। वो टी इन्फिनिटी से ज़्यादा टेम्परेचर तो अचीव नहीं करेगा ना, जितना हॉट गैस का टेम्परेचर होगा वही उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, किसी भी टाइम पे उस जंक्शन का कितना टेम्परेचर है माइनस हमारे पास जो हमारे पास टोटल टेम्परेचर है, तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखो, तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखते हो तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी 99% होनी चाहिए। तो यानी इसका जो रेशियो होगा तो वो क्या होना चाहिए, 1%। 1% किसके बराबर हो गया हमारे पास, 0.01। ये वाली बात समझ आई। आप परसेंटेज जब निकालते हो तो आप क्या करते हो, एक्चुअल डिवाइड बाय टोटल। तो ये क्या आपके पास एक्चुअल डिवाइड बाय टोटल, तो ये जो आपके पास एक्चुअल है ये कितना होना चाहिए, 99%। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बाकी रिमेनिंग 10% आएगी। ठीक है, समझ आई ये वाली बात या नहीं आई, प्रॉब्लम है इसके अंदर, बताओ मुझे। मैम रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देती हूँ, बिल्कुल रिपीट कर मैम देती हूँ, रिपीट कर दें। बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये बताओ मुझे, हमारे पास इन्होंने कहा कि टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, ये हमारे पास होना चाहिए 99%। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये टेम्परेचर 99 हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस पॉइंट पे कितना टाइम होगा। ठीक है, ये हमारे पास अगर ये कह रहे हो आप कि ये 100 है और ये 99 है, ठीक है, ये 0 है और ये हमारे पास 100, आप क्योंकि इसको आप अज्यूम कर लो कि हमारे पास जो है जो फाइनल टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 100 डिग्रीज है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्रीज होगा। तो आपके पास ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम का टेम्परेचर क्या होगा, 99% होना चाहिए ना इनिशियल टेम्परेचर के, तो वो क्या होगा हमारे पास 99 डिग्रीज। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0.01।
इस तरह समझ के आप एक काम करो, कॉपीज निकालो और उसके ऊपर ये जो मैं वैल्यूज बताई हैं इसके हिसाब से सॉल्व करो, फिर हम दोबारा से ये वाली बात करते हैं। गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व इट। मिस ये जो टी इंस्टेंट है इसको हम 1 सपोज कर रहे हैं, मतलब 100% कर रहे हैं। हाँ, हम टी इन्फिनिटी को जो है हम 100% अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, टी इन्फिनिटी नहीं, ये जो ऊपर टी टी है इंस्टेंट वाला, इसकी बात। ये तो 99% होगा ना। अच्छा ये 99 नहीं 99%। 99% हमारे पास इन्होंने, मैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, ठीक है। दोबारा से बता दें। लुक एट द क्वेश्चन, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन्होंने कहा डिटरमिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द थर्मोकपल टू रीच 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर नहीं कहा, इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कहा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं कह रही हूँ अभी बिल्कुल जीरो टाइम पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसका जो जंक्शन है हमारा, इसका टेम्परेचर 0 है और हमारे पास T इन्फिनिटी है, ये 100 है, तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? बताओ मुझे, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? -100 100 हो गया ना टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि आफ्टर लेट्स से सर्टेन टाइम, सही है, इस जंक्शन का हमारे पास 99% इसने अचीव कर लिया इस टेम्परेचर का, तो इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 99 पहले का 99 डिग्रीज हो जाएगा। पहले टेम्परेचर डिफरेंस क्या था हमारे 100 पास? 100 डिग्रीज का। अब इस जंक्शन ने क्या किया? 99% ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस अचीव कर लिया, तो 100 का 99% कितना होगा? 99 डिग्रीज। ठीक है, समझ आई बात? तो इस अगर आप अज्यूम करते हो, बेसिस लेते हो आप अपनी कि इनिशियल टी इन्फिनिटी हमारे पास 100 डिग्रीज है और इनिशियल हमारे पास टी आई 0 है, तो टी टी हमारे पास क्या हो जाएगा? 99 डिग्रीज। अगर लेट्स से आप अज्यूम करते हो कि आपके पास इनिशियल टी इन्फिनिटी आपके पास है 200, तो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 100 डिग्रीज का, है ना। 99% अचीव करना है ना आपने उसका, तो यहाँ पे आपने लेट्स से कह लिया इसका इसको तो आपने 0 ही रखा, ठीक है, इसको कीप इट 0, ठीक है, और इसको आपने रखा 200। तो बताओ कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया दोनों के दरमियान? ये 0 है और टी इन्फिनिटी हमारे पास 200 है, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया? -200। -200। अब मुझे बताओ -200 का 99% क्या होगा? 198 198। तो ये टी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 198। 0.0 198। Okay. ठीक है, मतलब अगर मैं कह रही हूँ हाँ, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है ना उसका टेम्परेचर 99% डिफरेंस होता ऑफ है। 99%। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं सिर्फ समझा था कि टी डिफरेंस जो है वो 99% के बराबर है नहीं ऑफ द। नहीं, ठीक उसने है, कहा कि टेक फॉर द रीड करना है, थर्मोकपल 99% रीड करे। थर्मोकपल का जो टेम्परेचर है टी टी वो 99% हो आपके पास। ओके मिस, गॉट इट। ठीक है, किसी और को ये वाली चीज समझ आई? अगर नहीं आई तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब इन्होंने मैम क्लियर है। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास 100% होना चाहिए, ठीक है, और ओवरऑल जो आपके पास आ रहा है जो रीडिंग आनी चाहिए 99% होनी चाहिए इस 100% की। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आप देख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो है ये आपका क्या होगा? 10%, वो 1% होगा। 1% क्या होता है हमारे पास? 0.01। अगर आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना तो आप सिंपली क्या करो, आप जो मैंने तरीका बताया है आप इसको अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल एज 0 डिग्रीज, हेंस द टेम्परेचर डिफरेंस वुड बी 100 डिग्रीज, और फिर आप इसको टी टी की वैल्यू क्या कर लोगे? 99% ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 99 डिग्रीज। आप ये वाला तरीका भी कर सकते हो, या जो ये मैं तरीका बता रही हूँ ना आपको कि अगर ये वाली वैल्यू 99% है तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 1%। ठीक है, तो इट वुड बी इक्वल टू 0.01। आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीके से सॉल्व करोगे आंसर आपके पास सेम आएगा। अपनी तरफ से आप कोई भी बेसिस अज्यूम कर लो, आप इनिशियल टेम्परेचर 0 अज्यूम करो, आप इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्रीज अज्यूम करो, आप
इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्रीज अज्यूम करो, आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको अपनी तरफ से कंडीशन दे रही हूँ, अब आप मुझे बताओ कि क्या होगा। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है TI वो 20 डिग्रीज है, और आपके पास फाइनल टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है T इन्फिनिटी सॉरी, वो आपके पास लेट्स से 120 डिग्रीज है। तब मुझे नहीं, बल्कि ये तो 100 का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब एक काम करो, इनिशियल टेम्परेचर लो 25 डिग्रीज और फाइनल टेम्परेचर लो आप 165 डिग्रीज। अब मुझे बताओ TT की वैल्यू क्या होगी और इस पूरी उसकी वैल्यू क्या आएगी। समझ आई ये बात? दोबारा से बताओ। TT की वैल्यू में 163.5 होगी। 0.47 आ रही है टोटल ओवरऑल। ऐसे कैसे बेटा? Miss 138.6 समथिंग आएगी। 138 और टोटल डिफरेंस निकाल के बताओ बेटा मुझे, 0.01 आ रहा है या नहीं आ रहा? जी मिस आ रहा है ना? आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसका टोटल डिफरेंस आएगा 0.01, यानी जो 99% है उसका रिमेनिंग 1% है ना, वो आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप या तो परसेंटेज का वो डिफरेंस लेके रख लो, या फिर आप जो अपनी तरफ से टेम्परेचर की वैल्यू अज्यूम कर लो। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो दोबारा से बताना हो मुझे, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज थी। मिस नहीं, ये जी बोलिए। परसेंटेज है, ये चेंज हो सकती है 99 से 90 क्वेश्चन में परसेंटेज। हाँ बिल्कुल, इसमें इतनी मसले वाली क्या बात है, आप उसका 90% रख लोगे, TT जो हो जाएगा वो उसका 90% हो जाएगा। नॉट अ बिग डील फॉर यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया। हमने 0.01 रखा विच इज इक्विवेलेंट टू E माइनस BT, B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब इजीली आप टाइम मालूम कर सकते हो, आपने टाइम मालूम कर लिया, टाइम क्या आया हमारे पास 10 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आपके पास भी होपफुली यही टाइम आएगा 10 सेकेंड। तो यानी थर्मोकपल को कितना टाइम लग रहा है 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस रीच करने में? 10 सेकेंड। सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर वो इनिशियल टेम्परेचर का 99% अचीव कर लेगा, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का। अच्छा देखो, एक और बात याद रखना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपने क्या किया, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का आपने 99% लिया। अगर मैं कह रही हूँ इनिशियल टेम्परेचर का 99% अचीव कर ले वो, तो आप उसके हिसाब से 99% निकालोगे और उसके हिसाब से TT की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ है या टेम्परेचर लिखा हुआ है, इस चीज को फोकस में रखना। जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो क्लियरली क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल के अंदर? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आए? टेम्परेचर तो फिर कैसे कर? अगर 99 ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर लिखा हुआ है तो TI क्या हो जाएगा, सॉरी ये TT क्या हो जाएगा आपके पास, इस TI की इनिशियल 99% हो जाएगा। लेट्स से अगर ये हमारे पास 100 डिग्रीज पर है, तो इसका 99% क्या होगा 100 डिग्रीज का? 99 डिग्रीज होगा, तो आपका TT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 डिग्रीज हो जाएगी। लेट्स से अगर ये TI है आपके पास 200 डिग्रीज, तो इसका 90% कहा है मैंने, तो 90% कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज, तो TT की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्रीज। ठीक है, ओके ठीक मिस, क्लियर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, यानी इस वाले पॉइंट का आपको 99% लेना है। अगर इनिशियल टेम्परेचर की बात हो रही है, तो आपने इस वाले उसका 99% लेना है। मिस आपने भी जो एग्जांपल दी थी ना, कौन सी वाली एग्जाम्पल? इनिशियल टेम्परेचर 25 और हाँ बिल्कुल सराउंडिंग टेम्परेचर, इसका बिल्कुल। डिफरेंस जो है वो 0.189 आ रहा है। एक मिनट मैं दोबारा से बताती हूँ, करके मैं दोबारा से सॉल्व कर लेती हूँ यहीं पे ही। आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था 25 और फाइनल टेम्परेचर क्या था आपके पास 165। 165 माइनस 25, तो इनिशियल आपका आया 140, आपका टेम्परेचर डिफरेंस आया। 140 का 90% कितना होगा 138.6। ठीक है,
138.6 नहीं, हम तो टी इंफिनिटी के लिए करेंगे ना मैडम। टी इंफिनिटी के लिए क्यों करेंगे? अच्छा, 165 डिवाइड बाय 25 माइनस 165। हाँ, मेरे पास भी 0.188 आ रहा है। मैम ये आप 99% के लिए कर रहे हैं, 90% के लिए? एक मिनट, मैं दोबारा से कर लूँ। 99% के लिए करी थी मैं। 16 हमें उसके लिए जो है ना, हम जो है ना 165 के लेंगे ना 99% टीटी के लिए। एक मिनट, ये मैं जो ना आप लोग को भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ, तब तक हम इसको आगे 138.6 माइनस 165 डिवाइड बाय 25 माइनस 165। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैं इसको दोबारा से देख लूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वैल्यूज़ रख के सब्स्टिट्यूट करके देखा था तो मेरा आंसर 0.01 ही आ रहा था, तो ये मैं दोबारा से कर लूँगी। मिस ये अभी मैंने किया था, लेकिन अगर 165 के लिए हम करें ना तो फिर 0.01 आ रही है, लेकिन हाँ 165 के लिए क्यों करें? नहीं, मैं जनरली कह रही थी कि अगर हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कोई भी वैल्यू, तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास इन्होंने कहा कि इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 99% होना चाहिए। तो अगर इट शुड नॉट मैटर कि हमारे पास टी आई और टी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका 99% हमारे पास टी की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम 0 कह रहे हैं और 100 कह रहे हैं, तो अगर हम इसको 40 और 165 करें तो तब भी हमारे पास सेम ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बात ये वाली थी। ठीक है, इस वाली चीज़ को मैं कल दोबारा से रिकैप दे दूंगी कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, वरना आप ये वाला तरीका तो आपको पता है कि 0 आपने अज्यूम करना है, 100 अज्यूम करना है, फिर 99% उसका ले लोगे। ये जो 25 वाली वैल्यू बताई है, मैं इसको एक दफ़ा प्रॉपरली थॉरली चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा कोई और प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल के अंदर? टेम्परेचर टाइम आप लोग का इतना ही आ रहा होगा 10 सेकेंड के अप्रॉक्स। 9.9 भी बिल्कुल ठीक है वैल्यू। कोई और प्रॉब्लम आज की क्लास के अंदर इसके अलावा? मिस ये बी दिखा दें आपने जहाँ पे निकाला है। स्मॉल बी, यस मिस। ये वाला। और कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो मैं सही से समझा नहीं पाई हूँ आप लोगों को, वो मुझे बता दो ताकि मैं कल उसको प्रॉपरली डील कर लूँ। नो मिस, क्लियर है, बस वो टेम्परेचर वाले में थोड़ा सा इशू हो रहा है समझने में इशू हो रहा है तो मैं समझा देती हूँ, लेकिन अगर वो जो मैंने वैल्यूज़ बताई हैं उसके हिसाब से इशू हो रहा है तो मैं यस मिस, वो उसके हिसाब से ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है कि क्लियर वैल्यूज नहीं आ रही ना वो। सही, वो मैं कल देख लेती हूँ। आप रिपीट ठीक कर है, देंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी एक और न्यूमेरिकल मैंने किया हुआ था जिसके अंदर हमारे पास हम लम सिस्टम यूज़ करना था हमें, वो थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल था, वो भी हम कल देख लेंगे। और एक न्यूमेरिकल है जो मैं आप लोगों को कल एज अ होमवर्क दूंगी, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये फिर हम तीनों चीज़ें कल देख लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। अच्छा, वो रेजिस्टेंस वाली बात किसी ने मुझसे पूछी थी कि रेजिस्टेंस वाली बॉल वाली रेजिस्टेंस वाली बात दोबारा स्लाइड बता शेयर दें। कर दें। स्लाइड में शेयर कर दूंगी आज। रेजिस्टेंस वाली बात दोबारा समझनी है, किसने बोला था ये मुझे? रोल नंबर शायद 8। रोल नंबर 8 ने बोला था, बिल्कुल। रोल नंबर 8 आपको समझ आ गई रेजिस्टेंस वाली बात? या डू यू वांट मी टू रिपीट इट वन मोर टाइम? रोल नंबर 8। उन्होंने मैसेज किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ। कल हम ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे दोनों, और फिर हमारा कल लम सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर मंडे से हम हीट एक्सचेंजर स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो